हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है जी। हम कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटेशन और उसके यूजेज और डिफरेंट फील्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है। तो कंप्यूटर बेसिकली है क्या चीज़, इसके बारे में, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डाटा। आप इसमें डाटा प्रोसेस करते हैं, डाटा और इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट करते हैं ताकि लोगों को इसकी वो डाटा जो है वो यूजफुल फॉर्म में मिल सके, जिसको वो आगे जो है वो यूज़ कर सकें जहाँ पर उनको चाहिए हो। तो अब उसमें कौन कौन से डिस्टिंक्ट पार्ट हो सकते हैं। उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा, वो डाटा है जो जिसको उस कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है, और उसके बाद यूज़र है। वो यूज़र आपके पास स्टार्ट में भी हो सकता है जिसने वो डाटा इनपुट करना है, और वो यूज़र वो भी हो सकता है जिसने उस डाटा को बाद में आउटपुट के तौर पर या डाटा एनालिसिस के तौर पर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक इन चार जो आपके पास चीज़ें हैं उसका एक पूरी डायग्राम बनाई गई है कि ये यूज़र पीपल, ये एंड डायग्राम भी हो सकता है, मिल के वो यूज़र भी हो सकता है, और स्टार्टिंग में डाटा इनपुट करने वाला भी हो सकता है। ये आपके पास हार्डवेयर डाटा है जिसको आपने पुट करना है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करना है, और उसके बाद आपके पास ये एक CPU मौजूद है आपके पास, या सॉरी ये प्रिंटर है जिससे आप हार्ड डाटा ले सकते हैं। अब ये एक कीबोर्ड और माउस वो है जहाँ से आपने डाटा एंटर करना है, डाटा एनालिसिस की कमांड्स वगैरह देनी है, और अगर कोई आउटपुट चाहिए तो उसकी कमांड देनी है, जो कि ये सारा प्रोसेस जो है वो किसके अंदर होगा, CPU के अंदर होगा। अब CPU पे ये तमाम काम करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं आपके पास, जिसमें विंडोज़ होंगे, इलिस्ट्रेटर होगा, पावर पॉइंट, एक्सेल, पेज मेकर, ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी फॉर्म में आप इनको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद आप इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं और अब आपको उसकी आउटपुट चाहिए होती है, तब आपके पास ये प्रिंटर आउटपुट के तौर पे मौजूद है। इससे आप उस डाटा को प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब हार्डवेयर क्या चीज़ है? कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसके अंदर मिलके जुड़ के एक कंप्यूटर बनाती हैं, और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी। द टर्म डिवाइस रेफर्स टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर यूज्ड बाय कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉडेम, माउस, और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर चले जाएं तो रैम होती है, हार्डवेयर होता है, CD ड्राइव होती है, CD प्लेयर होता है, DVD ड्राइव होती है। ठीक है, इस तरह की कैशे मेमोरी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिल के तो एक कंप्यूटर जो है वो का हार्डवेयर जो है वो बनता है। यहाँ पे हार्डवेयर को अंदर से दिखाया गया। इसमें ये डिफरेंट इसके आप देख लें कि ये मॉनिटर है, और यहाँ पे ये आपके पास CPU है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मौजूद है। सॉरी, ये CPU है, ये प्रिंटर है। CPU के अंदर ये डिफरेंट आपके पास पार्ट्स मौजूद हैं। उसके अलावा ये तमाम जो जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। नंबर 1 पे ये स्पीकर है, नंबर 2 पे मॉडेम है, जो कि इंटरनेट और उसके अलावा नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर माइक्रोफोन है यहाँ पे। ठीक है जी, ये मॉडेम है। उसके अलावा रैम है जो कि कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे लगी हुई है रैम्स। उसके बाद CPU है, ये जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। 6 कीबोर्ड है। तो इस तरह ये तमाम पार्ट्स हैं जो कि इसका हार्डवेयर बनाते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। जब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होते हैं? सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंट्रोलिंग द कंप्यूटर। अब आपके पास ये इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर जो कि उसको डिफरेंट इनपुट्स दी जाती हैं उनको कंट्रोल करता है, और आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। सम प्रोग्राम एग्जिस्ट फॉर कंप्यूटर्स यूज्ड टू हेल्प इट मैनेज इट्स ओन टास्क एंड डिवाइसेस। अदर प्रोग्राम एग्जिस्ट फॉर द यूजर द एनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म। अच्छा, विंडोज होती है ना, ये किस लिए होती है? ये बेसिकली कंप्यूटर के जो डिफरेंट हार्डवेयर होता है ये उनसे काम करवाने के लिए होती है। तो ये प्योरली कंप्यूटर के अपने लिए होती है कि कंप्यूटर ने इससे वो काम करवाने होते हैं जो कि आप चाह रहे होते हो। और उसके बाद ये बेसिकली कनेक्ट करती है ह्यूमन जो आपके पास इनके डाटा इनपुट होती है या ह्यूमन की इनपुट होती है, उसको हार्डवेयर के साथ इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी प्रोग्राम्स हैं वो ज़ाहिर इसी विंडोज़ के तहत चल रहे होते हैं। अब आप देखते हैं कि जब आप कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि इसकी इस विंडो के साथ कंपैटिबिलिटी है या नहीं है।
अब आपके पास विंडोज 10 है, लेकिन आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं जो कि विंडोज 2001 के साथ कंपैटिबल था, तो वो अब 10 के साथ कंपैटिबल नहीं होगा, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर का भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना करेक्ट हार्डवेयर जो है वो उनको आप यूज करेंगे। अदर प्रोग्राम एग्जिस्ट फॉर द यूजर, वो यूजर के लिए होते हैं, एंड एनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क फॉर यू सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके तो आप जो है वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद डाटा, एक चौथी चीज है, तीसरी चीज है डाटा। डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स। आपके पास रॉ फैक्ट्स हैं विच द कंप्यूटर कैन मैनिपुलेट एंड प्रोसेस इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू पीपल। अब फर्ज करें मेरे पास कोई मैंने ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास सिर्फ वैल्यूज हैं। मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंसिडर करूंगा। फर्ज करें मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना चाहता हूँ, और एक्सेल के अंदर मैं 2 कॉलम्स के अंदर अपना डाटा पुट करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उन दोनों वैल्यूज के दरमियान मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो ये मेरे लिए, मैं वैसे ही ग्राफ बनाना चाहूँ तो मुझे ग्राफ पेपर और ये वो इस तरह की चीजें चाहिए होंगी, और यहाँ पे मैंने सिर्फ उसमें क्या करना है, डाटा इनपुट करना है, उसमें डाटा को प्रोसेस करना है और मेरे लिए ग्राफ को ड्रा कर देना है। ठीक है जी। इस तरह कंप्यूटराइज्ड डाटा इज डिजिटल, मीनिंग दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू डिजिट्स और नंबर। जब हम उसको डाटा कोई भी इनपुट करेंगे तो वो डाटा बेसिकली क्या होता है, डिजिट्स और नंबर में रिड्यूस हो जाता है। द कंप्यूटर स्टोर एंड रीड ऑल डाटा एज नंबर। वो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। तो उस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर जो है वो डाटा स्टोर करता है। तो उसके लिए तमाम नंबर्स होते हैं, वो ये 0 में फॉर्म में होगा या 1 के फॉर्म में होगा। हाँ, उसमें ये होता है कि उसमें आपके पास जो डाटा जो होता है वो बाइट्स की फॉर्म में होता है। तो बाइट जो है वो आपके पास 8 बिट्स के ऊपर मुनस्सर होता है। आपके पास 8 नंबर्स का, 8 बाइनरी नंबर्स का एक सेट होता है जिसको आप एक बाइट कहते हैं। उसके अंदर कंप्यूटर जो है वो अपना डाटा स्टोर करता चला जाता है। Although computers use data in digital form, they convert data into forms that people can understand, such as text, numerals, sounds and images. अच्छा, अब कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है या उसकी रैम है या जो भी उसकी मेमोरी डिवाइस है, उसके अंदर हमेशा डाटा जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म का मतलब ये कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर जब उसको प्रोसेस कर रहा होता है अपने सीपीयू के अंदर, तब भी डाटा जो होता है वो क्या होता है, इन्हीं डिजिटल नंबर के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन जब आप उससे आउटपुट की कमांड देते हो, तब वो क्या करता है, उस डिजिटल डाटा को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट के अंदर, नंबर्स के अंदर, साउंड्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन कंपैटिबल हैं। ह्यूमन जो होते हैं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तभी हमारे पास जो इन कंप्यूटर सिस्टम की जो आउटपुट होती है वो हमेशा उस फॉर्म में होती है जिसको ह्यूमन समझ सकते हैं। अब यूजर इसके कौन कौन है? ज़ाहिर है पीपल्स आर द कंप्यूटर ऑपरेटर, और यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट भी पीपल ने नहीं करना है और यूज भी हमने करना है। Some types of computers can operate without much intervention from the people. अब लोगों की मदाखलत के बगैर भी बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेट करते रहते हैं, बट पर्सनल कंप्यूटर्स आर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर यूज बाय पीपल। लेकिन हमारे पास जो है, अब ज़ाहिर ये जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री में ज़ाहिर आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि आप एक दफ़ा उसकी कमांड दे दें, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो कंटिन्यूसली उस कमांड को यूज़ करते हुए चलता चला जाता है। ठीक है जी। उसमें कंटिन्यूस इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है आपकी। लेकिन अब मेरे सामने एक पीसी पड़ा हुआ है, मैं जब तक इसको कोई कमांड नहीं दूंगा ये कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह की दोनों तरीके से आपके पास जो कंप्यूटर है वो मौजूद है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि एक फुल कंप्यूटर बनाती हैं। उसमें टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? सीपीयू, ज़ाहिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होता है। मेमोरी आपकी कौन सी है, कितनी किस्म की मेमोरी है, मेमोरी को आप मेजर कैसे कर सकते हो। उसके अलावा कंप्यूटर के साथ इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और जो डाटा आप देंगे उसको कंप्यूटर में जो प्रोसेस करेंगे उस डाटा के लिए स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो कौन कौन सी होंगी। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, तो इनकी जो कैटेगरी है वो ये कि प्रोसेसर होता है जिसने डाटा को प्रोसेस करना होता है। उसके बाद मेमोरी होती है जो कि डाटा को स्टोर करती है, और उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं।
ठीक है जी, ये फिर एक उसी ही किस्म की एक पिक्चर है जिसमें इनपुट के लिए आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे ये माउस इनपुट डिवाइस है, उसके अलावा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये सॉरी ये माइक है, ये आपके पास कीबोर्ड है, ये माउस है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके अलावा यहाँ से ये कोई एक स्कैनर पड़ा हुआ है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी। अच्छा, मेमोरी के लिए यहाँ पे ये रैम्स हैं और स्टोरेज के लिए यहाँ पे ये हार्ड डिस्क मौजूद है। ये मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी है जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, सिर्फ उस वक्त तक यूज होती है जब तक कंप्यूटर यानी कि ऑन पोजीशन ऑन हालत में होता है। अच्छा, उसके बाद आउटपुट के लिए आपके पास ये स्पीकर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, प्रिंटर आउटपुट प्रोवाइड करता है और ये मॉनिटर है ये आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, जब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कैसा होता है ये आपके सामने है। द प्रोसीजर दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन कॉल्ड प्रोसेसिंग। दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन द कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मेमोरी। अच्छा, द प्रोसेसर इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी जो प्रोसेसर होता है इसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं क्योंकि इसने तमाम जो भी इनके फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उनको परफॉर्म करना होता है, वो इसका काम होता है। It manages all devices and performs the actual processing of data। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास एक से ज़्यादा चिप्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, जो कि मदरबोर्ड जो होता है वो एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में होता है और उसके ज़रिए से आप इस पूरे जो हार्डवेयर होता है उसको कनेक्ट करते हैं इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। अच्छा, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ चिप्स अटैच टू द मदरबोर्ड। इसमें आप खोलें तो आपको रैम्स नजर आएंगी, वो एक रैम यूज होती है, 2 3 4 रैम्स हो सकती हैं। मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन एज द सीपीयू वर्क्स विद देम। ठीक है जी। दिस मेमोरी इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होती है बेसिकली, तो इसमें आप जो भी डाटा प्रोसेसर ने इस्तेमाल करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, वो सबसे पहले रैम में आता है। आप जब कोई कीबोर्ड से इनपुट देंगे तो रैम उसको डील करेगी। आपने कोई डाटा कॉपी करना है जाके हार्ड डिस्क से, तो वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, रैम में आएगा। उसके बाद फिर आपने उसको डिलीट करना है या कहीं भेजना है, ट्रांसफर करना है, मूव करवाना है, उसको प्रोसेस करवाना है फर्दर, वो रैम से ही आएगा। रैम बेसिकली आपके पास एक ऐसी स्टोरेज होती है, ऐसी क्विक स्टोरेज होती है कि जब प्रोसेसर को डाटा प्रोसेस करने लगता है तो जो फौरी तौर पर डाटा उसको प्रोवाइड करती है और बहुत जल्दी करती है, वो रैम करती है। ठीक है, ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब ये है कि जब तक इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते रहेंगे ये ऑन रहेगी, जैसे ही वोल्टेज कट ऑफ होगा ये बंद हो जाएगी। मीनिंग इट होल्ड्स डाटा ओनली व्हेन द पावर इज ऑन। पावर ऑन रहेगी तो डाटा मौजूद रहेगा, जैसे पावर ऑफ हो जाएगी तो इसके जितने कंटेंट्स होंगे, जो डाटा होगा, वो भी लॉस हो जाएगा। अब मेमोरी को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो इसके यूनिट्स हैं आपके पास। मैंने आपको बताया कि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। BIT बिट होता है, जिसमें आपके पास एक डिजिट होता है, या 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, उसके बाद जब 8 बिट्स बनती हैं तो एक बाइट बनती है, उसके अंदर होते हैं आपके पास 8 बिट्स। आप 8 डिजिट्स जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर जब उससे ऊपर जाएंगे तो आपके पास किलो बाइट्स आ जाएगा, यानी कि 1000 बाइट्स है, किलो बाइट्स, फिर मेगा बाइट्स, फिर गीगा बाइट्स, फिर टेरा बाइट्स। तो इस तरह ये उसके अंदर जो है वो वैल्यूज जो है आप इसकी बढ़ाते चले जाएंगे। इसकी यूनिट्स हैं बेसिकली। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है सेम आपके पास, अभी हमने डिस्कस कर ली कि माउस है, कैमरा है, माइक है और कीबोर्ड है। और उसके अलावा अगर आप सीडी के जरिए से कोई चीज़ इनपुट करते हैं, आप यूएसबी ड्राइव के जरिए से कोई चीज़, आप फ्लॉपी ड्राइव से कोई चीज़ इनपुट करते हैं, ये वो सारी बेसिकली इनपुट डिवाइसेस हैं। और इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस भी आपको पता है कि किस किस चीज़ से आप आउटपुट ले सकते हैं। ये पूरा कंप्यूटर जो है वो आपके सामने मौजूद है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, अब इसमें जिसमें आपने परमानेंट डाटा स्टोर करना होता है, ये डिवाइसेस वोलेटाइल नहीं होती, बल्कि इनमें डाटा जो है वो बहुत अरसे तक, जब तक वो डिवाइस ज़ाया ना हो जाए या उसका कोई सेक्टर ख़राब ना हो जाए, उस वक्त ये डाटा उसके अंदर मौजूद रहता है। ठीक है जी। तो ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप भी हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क भी हो सकती है, उसके अलावा सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हो सकती है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है ये। ठीक है जी।
उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू सर्टेन टास्क. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑफन कॉल्ड प्रोग्राम. प्रोग्राम भी कहा जाता है. व्हेन कंप्यूटर इज यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इट इज सेट टू बी रनिंग और एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम वो उसमें चल रहा होगा, इसका मतलब ये कि वो उसको रन हो रहा है वो कंप्यूटर के ऊपर, या आप ये समझ लीजिए कंप्यूटर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है बेसिकली. अब इसमें दो कॉमन टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. विंडोज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और बाकी जो सॉफ्टवेयर वो आपके पास एप्लीकेशन टाइप सॉफ्टवेयर है. ठीक है जी. अब ये आपके पास रियल वर्ल्ड टास्क है जिसमें आपने डाटा इनपुट करना है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो, और सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से आपने, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करे और इनको जो है वो रन करवाए. ठीक है, इससे आप आउटपुट लेते हो और इस तरह की जो भी है वो ग्राफ या डाटा किसी भी फॉर्म में लेके तो आप उसकी आउटपुट हासिल कर सकते हैं. System software are exist primarily for computer itself to help the computer perform specific function. ठीक है जी. One major type of system software is operating system. Windows आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, Macintosh एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, इस तरह आगे ये Unix और OS2 और OS ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ किए जाते हैं या यूज़ किए जाते थे डिफरेंट टाइम में, ये अब भी मौजूद हैं. ठीक है जी. उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू अकम्प्लिश टास्क द यूजर रिक्वायर्ड. आपको जो टास्क चाहिए होता है ना, वो बेसिकली ये बताते हैं कि आपने कंप्यूटर को गाइड करते हैं कि आपने इसको कैसे परफॉर्म करवाना है. अब उसमें वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, ग्राफिक्स प्रोग्राम है, वेब डिजाइनिंग के टूल्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड हैं. तो इस तरह की बहुत सारे जो है आपके पास प्रोग्राम जो है वो मौजूद है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अब कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है जिसमें सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस, माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स, ये सारी वो क्लासिफिकेशन है जो डिफरेंट कंप्यूटर साइंस में तरक्की के साथ साथ कंप्यूटर्स यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट यानी कि सहूलतों के लिए ये कंप्यूटर बनाए गए. सुपर कंप्यूटर है सबसे पहले जो मोस्ट पावरफुल है जो कि इस दुनिया में मौजूद है, उनको सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है. Are the most powerful computer. They are used for problems requiring complex calculations. जब बहुत ज़्यादा complex calculation होती हैं तो उस वक्त ये सुपर कंप्यूटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं. ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसे काम और ऐसी कैलकुलेशन जो हम सिंपल कंप्यूटर से नहीं कर सकते, अपने कागज़ पेंसिल से नहीं कर सकते, अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं कैलकुलेटर वगैरह इनसे नहीं कर सकते, तो फिर हम वो किससे करवाते हैं? सुपर कंप्यूटर्स के जरिए से करवाते हैं. बिकॉज द साइज एंड एक्सपेंस सुपर कंप्यूटर आर रिलेटिवली रेयर. क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, एक्सपेंस बहुत खर्च होता है इनके ऊपर, इसलिए ये जो सुपर कंप्यूटर है ये आपको बहुत रेयरली नजर आएंगे. बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब या ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या काम हो रहा होता है वहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं. They are used by universities, government agencies and large businesses. वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. ठीक है जी. गूगल वगैरह वाले, फेसबुक वाले, ये लोग भी अपने जब डाटा बैंक बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स बनाते हैं, ज़ाहिर उनको हमारे ये सिंपल जो सॉफ्टवेयर होता है वो ये जो कंप्यूटर है वो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर ये बल्कि और हैवी सुपर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. अच्छा, ये अब आपको इस डायग्राम में अगर देखें तो ये पीछे आपको पूरा पैनल नजर आ रहा है. ठीक है, ये आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा हुआ. आप ये समझें कि फर्ज करें मेरे पास एक ऐसी कंप्यूटर लैब है जिसमें कोई 200 से 250 कंप्यूटर पड़ा हुआ है और मैंने उन तमाम कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग करनी है. तो मुझे नेटवर्किंग के लिए एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए होगा जो कि उन तमाम कंप्यूटर्स के डाटा को लोड भी कर सके, उनको आगे ट्रांसफर भी कर सके, उसका एनालिसिस भी कर सके, प्रोसेसिंग भी कर सके. तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक मेन फ्रेम जो है वो यूनिट बनाना पड़ेगा जो उन तमाम कंप्यूटर्स को उस लैब को उनको ज्वाइन करेगा, उनका तमाम डाटा जो है वो हैंडल करेगा. ठीक है. अब ज़ाहिर है जब 200-300 कंप्यूटर्स होंगे तो उसमें कितनी इनपुट्स है, कितनी आउटपुट्स चाहिए होगी एक टाइम पे. अब पूरी यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम जो है
वो एक मेन फ्रेम जो कंप्यूटर जो है वो उसको डील कर रहा होगा। मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, ये बेसिकली एक दरमियान की कैटेगरी है। माइक्रो कंप्यूटर्स यूजुअली हैव मल्टीपल टर्मिनल्स, इसमें मल्टीपल टर्मिनल मौजूद होते हैं, तो इनके मल्टीपल इसमें भी आपके पास यूजर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी यूज एज नेटवर्क सर्वर और इंटरनेट सर्वर। जैसे जो छोटे इंटरनेट कैफेज वगैरह होते हैं, अब ये समझे कि वहाँ पे इस तरह के कंप्यूटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वर्क स्टेशन आ गया। हमारा ये जो आम कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, इसको वर्क स्टेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंगल यूजर के लिए होता है, उसका डाटा एनालिसिस, डाटा यूजेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप समझेंगे ये एक सिंगल ह्यूमन के लिए ये डिज़ाइन किया गया। और माइक्रो कंप्यूटर में आपके पास हैंडहेल्ड पीसीज या लैपटॉप या टैबलेट्स या आपके पास आम कंप्यूटर आ गए या मोबाइल भी कंप्यूटर की अब एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें जितने ऑप्शन हमारे पास आ चुके हुए हैं, तो जाहिर है आप इसको भी एक माइक्रो पीसी कह सकते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बाइनरी नंबर्स होते हैं, उसके बाद आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए, बिट्स और बाइट्स का पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद जो टेक्स्ट के कोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो भी आपको आइडिया होने चाहिए, तभी आप कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो है वो आगे जा सकते हैं। अब बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली नंबर सिस्टम, एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, और इन्हीं 2 डिजिट्स की रिपीटिशन के साथ आप जो है वो पूरी गिनती या पूरी काउंटिंग जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। मसलन जैसे आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें आपके पास 10 डिजिट हैं, 0 से लेकर और 9 तक आपके पास 10 डिजिट हैं। आप जैसे ही काउंटिंग आगे बढ़ाते हैं, गिनती को आगे बढ़ाते हैं, तो बेसिकली इन्हीं नंबर्स की तरतीब के साथ रिपीटिशन चल रही होती है। ठीक है, तो इससे आपकी काउंटिंग, आपकी गिनती जो है आगे चलती चली जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि 0 और 1 की फॉर्म में आपके पास डाटा होता है और इसको बनाया जाता है। उसके अलावा फिर इन नंबर के साथ कोडिंग की जाती है, इनको मुख्तलिफ कोड के साथ रिलेट किया जाता है, मुख्तलिफ इनपुट्स के साथ, आउटपुट्स के साथ, करेक्टर्स के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ इनकी कोडिंग की जाती है, और उसके ज़रिए से बाइनरी नंबर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे, अगर ये बेस 10 जिनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं, और ये बेस 2 आपके पास वो है जिनमें सिर्फ आपके पास 2 डेसिमल हैं, 0 और 1, इसकी गिनती है। अगर आप 0 को बाइनरी में देखो तो 0 0 ही होता है, 1 1 होता है, 2 बाइनरी में 1 0 के बराबर होता है, 3 1 1 के बराबर होता है, 4 1 0 0 के बराबर होता है, 5 1 0 1 के बराबर। इस तरह 9 जो होता है 1 0 0 1 के बराबर, और 10 जो होता है 1 0 1 0 के बराबर होता है। तो ये बेसिकली इक्वलेंट जैसे जैसे गिनती आगे चलती चली जाती है, तो तरतीब के साथ ये नंबर भी अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब कंप्यूटर जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में करते हैं। अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा इज कॉल्ड बिट, और उसकी वैल्यू 1 या 0 हो सकती है। इस तरह आगे चले जाए तो बाइट्स हो जाती है। ठीक है जी, विद 1 बाइट द कंप्यूटर कैन रिप्रेजेंट वन ऑफ 256 डिफरेंट सिंबल्स ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अब आपके पास एक बाइट में मैंने कहा कि 8 बिट्स होती हैं। इसका मतलब है कि 0 और 1 के उसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मैक्सिमम? ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 की पावर n लेना है। अब 2 की पावर n 8 बिट्स है, 2 की पावर 8 लेंगे तो वो 256 बनेगा। इसका मतलब ये है कि 256 इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन 8 बिट के अंदर, 8 बिट्स के अंदर आप बना सकते हैं, जो कि 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि आप उससे 256 डिफरेंट कैरेक्टर या सिंबल जो है वो आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 बाइट डाटा के साथ। अब फर्स्ट कह रहे हैं ये 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट है, तो ये स्विचेस की फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, स्विच नीचे होगा तो 0 होगा, ऊपर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे तमाम स्विचेस ऊपर है तो ये 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसमें से आप एक स्विच बंद कर दें, ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 1 1 1 एक कोड है। जब आप इसमें से सिर्फ एक 0 1 करेंगे तो ये एक और कोड बन जाएगा। तमाम 1 है, इसको 0 करेंगे तो एक और कोड बन जाएगा। तमाम 1 है, इसको 0 करेंगे एक और कोड बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास 256 जो है वो यूनिक कोड जो है वो आप 8 बिट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद टेक्स्ट कोड्स हैं कि आपने जो टेक्स्ट दिखाने होते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं।
तो उसमें है कि अर्ली टेक्स्ट कोड कॉल्ड EBCDIC यूज्ड 8 बिट कोड्स, ठीक है जी, बट इज यूज्ड प्राइमरली इन ओल्डर मेन फ्रेम सिस्टम्स। इसमें जो है वो हर डिजिट के लिए बेसिकली 8 बिट का एक कोड बना दिया गया था और वही जो है इसका रिस्पॉन्सिबल होता था। जब वो टेक्स्ट अपेयर होता था इनपुट के तौर पे तो वो कोड जनरेट हो जाता था, या अगर वो कोड सिस्टम जनरेट कर रहा हो तो टेक्स्ट जो वो आउटपुट के तौर पे एक टेक्स्ट की फॉर्म में, अल्फाबेट की फॉर्म में आपको नजर आ रहा था। लेकिन ये आमतौर पे वो कहता है कि जो ओल्डर मेन फ्रेम सिस्टम था उसमें यूज होता था। In the most common text code set ASCII, ASCII, each character consists of 8 bits, ठीक है, 1 बाइट डाटा होता है और तमाम पर्सनल कंप्यूटर में ये ASCII जो है वो यूज किया जाता है। अब इसमें इसके बाद फर्दर एक और भी आ चुका हुआ जिसमें एक्सटेंडेड ASCII कहा जाता है। उसमें जो बिट्स का कोड है यानी कि वो 8 बिट की बजाय वो मेरे ख्याल में 16 बिट्स तक चला गया हुआ, ठीक है। तो वो इसके बाद के जो कंप्यूटर हैं या जो सुपर कंप्यूटर हैं उनमें जिसमें डाटा आपको ज़्यादा चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए, वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है। तो ये ASCII कोड है कि ASCII कोड में 0 जो है वो इसके बराबर होगा, 1 के लिए ये कोड होगा, 2 के लिए ये कोड होगा, 3 के लिए ये कोड होगा, और इस तरह ये आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं ABCDE उनके लिए ये कोड जो है वो आप इस्तेमाल, जब आप इनको प्रेस करेंगे इनपुट के तौर पर तो ये कोड जनरेट हो जाएंगे, या अगर ये कोड प्रोसेसिंग के बाद मिले हैं तो आउटपुट में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी।